उसमें हमने कल भारत का मानचित्र पढ़ लिया था, मैंने वेब से डाउनलोड करके मानचित्र पढ़ा दिया था आपको। ग्लोब पर स्थिति, अक्षांशीय स्थिति, ग्लोब पर देशांतरीय स्थिति, इसके बारे में बात हो गई थी हमारी, है ना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति के अलावा अभी अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति में कुछ चीजें बाकी है, उन चीजों को देखते हैं क्या क्या बाकी है। अक्षांशीय दूरी, देशांतरीय दूरी, इन चीजों पे चर्चा करते हैं अपने। देखो एक ही मानचित्र पे मैं सारी बातें बता दूंगा। ये भारत है। कल हमने बात की थी भारत की अक्षांशीय स्थिति की। मुख्य भूमि जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है और 37 डिग्री 6 मिनट पर ख़त्म होती है। उसके बाद जो देशांतरीय दूरी है वो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होती है और 97 डिग्री 25 मिनट पर ख़त्म होती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि भारत की अक्षांशीय दूरी कितनी है। अक्षांशीय दूरी यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, यानी कि इंदिरा कोल से लेकर के कन्याकुमारी तक, इंदिरा कोल से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत की दूरी कितनी है? कितनी है भाई? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और उसके बाद बात आती है पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से लेकर के पूर्व तक की, यहाँ तक की, पश्चिम से पूर्व तक की ये भारत की जो देशांतरीय दूरी है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। यानी कि मैं ये कहूँ कि भारत की लंबाई कितनी है, भारत की लंबाई कह दिया जाए, चाहे भारत की अक्षांशीय दूरी कहा दिया जाए, अक्षांशीय दूरी कहा जाए, लंबाई कहा जाए, दोनों एक ही बात है। कितनी है? 3214 किलोमीटर। फिर मैं कहूँ कि चाहे भारत की चौड़ाई कहा जाए, चाहे भारत की देशांतरीय दूरी कहा जाए, देशांतरीय दूरी कितनी आ जाएगी? 2933 किलोमीटर। अच्छा, अक्षांशीय दूरी, ये अक्षांश, फिर आगे अक्षांश, आगे अक्षांश, आगे अक्षांश, आगे अक्षांश, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी अक्षांशीय दूरी होगी। और लंबाई है ये भारत की लंबाई है और अक्षांशीय दूरी है, यहां से यहां तक की लंबाई और अक्षांशीय दूरी 3214। अच्छा, यहां उल्टा लिख दिया गया, ये कह रहे हो? नहीं, सही है, यही है। और ये है देशांतर। देखो इस तरह से देशांतर फैले हुए हैं ना भारत में। ये एक देशांतर हो गया, उसके आगे वाला देशांतर, आगे वाला देशांतर, आगे वाला देशांतर, फिर आगे देशांतर, फिर आगे देशांतर, इस प्रकार से आगे आगे आगे। तो इस देशांतर से यहाँ इस देशांतर तक की दूरी, देशांतरीय दूरी, भारत की चौड़ाई 2933। और इस अक्षांश से, ये अक्षांश है, इस तरह से अक्षांश फैले हुए हैं। इस अक्षांश से आगे ऊपर ये अक्षांश, आगे वाला अक्षांश, उससे आगे वाला, उससे आगे वाला, उससे आगे वाला अक्षांश, उससे आगे वाला अक्षांश, आगे वाला, लास्ट अक्षांश यहाँ तक। इस अक्षांश से उस अक्षांश तक की दूरी या लंबाई कितनी हो जाएगी? 3214। तो लंबाई व चौड़ाई का अंतर, लंबाई व चौड़ाई का अंतर, ये प्रश्न भी आ जाता है कई बार। चौड़ाई का अंतर, भारत की लंबाई व चौड़ाई का अंतर कितना है? तो कितना आ जाएगा? 3214 माइनस 2933 कितना आ जाएगा? 281 आएगा, 281 किलोमीटर। भारत की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है? 281 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, उसके बाद ये भारत की लंबाई पे बात होगी, लंबाई की चौड़ाई पर बात होगी, अक्षांशीय दूरी पर बात होगी। अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत कितने अक्षांशों में विस्तृत है? अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार निकालने के लिए क्या किया जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट माइनस कर दो 8 डिग्री 4 मिनट, कितने अक्षांशों में विस्तृत आ जाएगा भारत? 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांश। भारत कितने अक्षांशों में विस्तृत है? 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांशों में विस्तृत है। उसी प्रकार से देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार देखेंगे अपने, तो भारत कितने देशांतर में विस्तृत हो जाएगा? भारत 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, तो 97 डिग्री 25 मिनट माइनस 68 डिग्री 7 मिनट बराबर कितना आ जाएगा? 25 में से 7 कितना आ जाएगा? 29
18 29 डिग्री 18 मिनट अक्षांश देशांतर, 29 डिग्री 18 मिनट देशांतर। ठीक है, तो ये भारत का अक्षांशीय विस्तार आ जाएगा और भारत का देशांतरीय विस्तार आ जाएगा इतना इतना। भारत 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांशों में और 29 डिग्री 18 मिनट देशांतरों में विस्तृत है। समझ आई बात? ये होगी भारत की, पानी ले आओ। ठीक है, ये भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं अपने क्या था। मैंने शुरू में पॉइंट लगा दिए थे। भारत की स्थिति होगी, भारत की बाह्य सीमा पर बात कर लेते हैं। चलो नहीं, पहले हम अब कर्क रेखा और भारत पर बात करेंगे। अभी भी मानचित्र पढ़ा हमने, कर्क रेखा और भारत के संबंध में बात करेंगे, प्रधान मानक समय रेखा बात करेंगे, बाद में बाह्य सीमा पड़ोसी देश देखेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, क्रम यहाँ चाहे कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें हमारे अकॉर्डिंग पढ़ना है। चलो अभी बात करते हैं कर्क रेखा और भारत के संबंध में। ठीक है, देखो आपके पास भारत का मानचित्र है, वो मानचित्र निकाल लीजिए। ये लो, ध्यान दें, दिखाई दे रहा है? कर्क रेखा व भारत पर बात कर रहे हैं अपने। मैं बोर्ड पे भी लिखवाऊंगा, कुछ नहीं, आपको सिर्फ बोर्ड पे समझा देता हूँ सारी चीजें। क्या प्रश्न बनते हैं कि कर्क रेखा, जो प्रमुख तथ्य उनको ध्यान दें। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी क्या कहलाती है? मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा कहलाती है। कर्क रेखा भारत के मध्य के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है, जिनको याद करने की ट्रिक है आपको। वैसे तो देखो क्रमानुसार याद होना चाहिए कि पूर्व से पश्चिम राज्यों का क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण राज्यों का क्रम क्या है, लेकिन सीधे सीधे राज्य कौन कौन से, कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आपको 8 राज्यों का नाम याद कैसे रहेगा? तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक है, राम झा के 6 पंगु मित्र। राम झा के 6 पंगु मित्र, ये उन राज्यों के नाम आ जाएंगे इससे, जिनसे होकर के कर्क रेखा जो गुजरती है। रा से राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, झा से झारखंड, के से कुछ नहीं है, 6 से छत्तीसगढ़, पै से पश्चिम बंगाल, गु से गुजरात, मी से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा। ये वो 8 राज्य आ गए जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो आपको याद होगा राम झा के 6 पंगु मित्र। राम झा नाम का कोई आदमी था, उसके 6 पंगु मित्र थे जो कोई काम के नहीं थे। ठीक है, सीधी सी बात होगी, इससे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, इसके अलावा कर्क रेखा पर क्या प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कर्क रेखा पर स्थित राज्यों का पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताओ। तो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम आपको याद होना चाहिए। पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बताओ, यह भी आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? इस प्रकार के प्रश्न बनते देखे। तो देखो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। यह कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से गुजर रही है इस प्रकार से, और इससे हमें सारे कुछ बातों का पता चलेगा। ध्यान देना, सबसे पहले कौन सा राज्य आ रहा है? मिजोरम। पहले इधर कौन सा राज्य आ रहा है जिससे कर्क रेखा गुजर रही है? मिजोरम राज्य आ रहा है। ठीक है, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद देखो बिल्कुल नीचे से गुजर रही है राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से गुजरती है राजस्थान के, आपने सुना होगा है ना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर के चीखली गांव से बांसवाड़ा के बिल्कुल बीच में से फिर गुजरात आ गया। तो ये इधर से इधर 8 राज्यों का क्रम आपको याद होना चाहिए। फिर वापस इधर से इधर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इधर से इधर भी आपको क्रम याद होना चाहिए। ये ध्यान रख लेना, क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर दोनों की तरफ क्रम याद होना चाहिए। आप अभी इसको लिखेंगे, उसके बाद में वीडियो अगर देख रहे हैं तो बीच में वीडियो रोक करके इसका पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लिखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद ध्यान दे ये हो गया। अब आता है राजधानी पर प्रश्न आता है कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राजधानियां, कर्क रेखा के पूर्व में स्थित दक्षिण में स्थित राजधानियां। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, भारत को 2 भागों में बांट देती है। कर्क रेखा के उत्तर में कौन सी राजधानी है, कर्क रेखा के दक्षिण में कौन सी राजधानी है? आप अभी अपना मैप निकालिए और मैप से देख करके लिखिए, फिर मैं बताता हूं आपको कि कौन कौन सी है। मैप निकालिए, मैप से देख करके लिखिए। पहले लिखिए कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राजधानियां, हेडिंग डालो, कर्क रेखा के उत्तर में राजधानियां। इसमें थोड़ा सा एक सही नहीं है भाई, ये ना दोनों ही इसके ऊपर की साइड रह जाती है राजधानियां। अगरतला और आइजोल उत्तर में रह जाती है।
चलो ध्यान दे, दोबारा देखें। मैंने क्या कहा कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राजधानियां, जब आप भारत का मानचित्र पढ़ते हैं तो उत्तर में स्थित राजधानियों में नाम आ जाएंगे, ध्यान देना। एक तो आ जाएगा आइजोल, दूसरा आ जाएगा अगरतला, आइजोल अगरतला, इसको अपने अब देखेंगे। ध्यान दें, कर्क रेखा देखिए इस प्रकार से गुजर रही है, कहां से गुजर रही है उसका ध्यान रखें। ये कर्क रेखा जा रही है, आइजोल इसके ऊपर है, त्रिपुरा इसके ऊपर है, पश्चिम बंगाल इसके ऊपर है, झारखंड की राजधानी बिल्कुल इसके ऊपर स्थित है, नजदीक के साइड। इधर से भोपाल, गांधीनगर, यूं गुजर गई कर्क रेखा। ठीक है, अब देखो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राजधानियों में नाम आ जाएगा। एक तो आइजोल उत्तर में है, अगरतला उत्तर में है। ठीक है, इन राज्यों की छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, जयपुर उत्तर में है, राजस्थान की जयपुर। तो जिन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनमें से 3 राज्यों की राजधानियां उत्तर में स्थित है, बाकी की दक्षिण में स्थित है। जैसे पश्चिम बंगाल की कोलकाता दक्षिण में है, रांची बिल्कुल नजदीक शहर है। कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर कौन सा है? रांची। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है? रांची। ये प्रश्न बनता है, रखना। रांची बिल्कुल नजदीक है। उसके बाद भोपाल भी नजदीक में ही है, लेकिन है दक्षिण में, ध्यान रखना। गांधीनगर भी दक्षिण के अंदर है। तो 5 गांधीनगर, भोपाल, रांची और कोलकाता, और एक रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सबसे दूर है, नहीं सबसे दूर जयपुर है। इन 8 राज्यों में सबसे दूर राजधानी कौन सी है? जयपुर की है। सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है? रांची है। अब ध्यान दे, मैं दोबारा चर्चा कर रहा हूं कर्क रेखा के ऊपर। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। भारत के मध्य के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसकी ट्रिक है राम झा के 6 पंगु मित्र, उससे 8 राज्य याद हो जाएंगे। फिर पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम और पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम कर्क रेखा के ऊपर स्थित राज्यों का याद होना चाहिए। उसके बाद कर्क रेखा पर स्थित राजधानियों के बारे में पता होना चाहिए। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य है और उन 8 राजधानियों के बारे में मूल रूप से पता होना चाहिए। 8 राज्यों की राजधानियों के बारे में बात करें तो उत्तर में स्थित राजधानियां हैं 3, आइजोल, अगरतला और जयपुर। ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राजधानी है। दक्षिण में स्थित राजधानियां हैं 5, कौन कौन सी? कोलकाता, रांची, रायपुर, भोपाल और गांधीनगर। ये 5 राजधानियां दक्षिण में स्थित है, वो 3 राजधानियां उत्तर में स्थित है। फिर बात आती है कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित राजधानी, तो आ जाएगा रांची। कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित राजधानी तो आ जाएगा जयपुर। बस कर्क रेखा पर इतने प्रश्न बनते हैं। क्लियर? चलो, उतारना कुछ नहीं है, मैंने कहा था, सिर्फ ये रिपीट करा रहा हूं। और अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मुझे उतारना है, मैटर देखना है, नोट करना है, नोट्स बनाने हैं, तो सनराइज क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, उस पर ये वीडियो अपलोड हो जाती है। घर जाकर के साथ में तो वीडियो देखो और साथ में उतार लो, ठीक है ना। अभी ये रिपीट क्लास है, बस मेरा समझाने का उद्देश्य है कि मैं फटाफट समझा दूं आपको, मैटर क्या चल रहा है अपना, उसको देख ले अपने। ठीक है, उसके बाद देखिए अपना अगला पॉइंट, कर्क रेखा वाले पॉइंट पे बात होगी। अगला पॉइंट है हमारा, कर्क रेखा होगी भारत की प्रधान मानक समय रेखा। इस पे चर्चा करते हैं। देखो, चलो अगला पॉइंट है हमारा भारत की प्रधान मानक समय रेखा। भारत की प्रधान मानक समय रेखा। देखो ध्यान देना, विश्व में समय का निर्धारण करने के लिए, समय का निर्धारण करने हेतु देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है, या देशांतर रेखाओं के माध्यम से समय का निर्धारण होता है। किसके माध्यम से? ग्लोब पर जो देशांतर रेखाएं खींची गई है ना, उन देशांतर रेखाओं के माध्यम से समय का निर्धारण होता है। देखो, पृथ्वी गोल है या चपटाकार है या जो भी है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। मैं बस समझा रहा हूं, ध्यान देना, मैं नोट्स बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चारों ओर चक्कर लगाती है। 2 प्रकार की गति करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तथा अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अपने अक्ष पर क्या करती है?
घूर्णन करती है। यहां समझना चीज को, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यानी कि पृथ्वी की दो गतियां होती है। कितनी गतियां होती है? दो गतियां। एक तो होती है परिभ्रमण और एक होती है परिक्रमण। पृथ्वी की दो गतियां होती है, एक परिभ्रमण और एक परिक्रमण। परिक्रमा में क्या करते हैं? परिक्रमा में ये जैसे सूर्य है, सन लिख रहा हूं, परिक्रमा में क्या होता है? जैसे ये सूर्य है और पृथ्वी इसके चारों ओर क्या करती है? चक्कर लगा रही है। परिक्रमा में तो चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, परिक्रमा अपने मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और परिभ्रमण में क्या होता है? जैसे ये पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूमती रहती है, अपने अक्ष पर घूमती रहती है। जैसे ये पृथ्वी है, अगर ये सूर्य है तो ये सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाएगी। और अपने अक्ष पर घूमने की बात करूं तो जैसे ये सूर्य है तो अपने अक्ष पर ये ऐसे घूमती रहती है पृथ्वी ऐसे। इससे क्या होगा? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, ऐसे घूमती रहती है, बहुत तेज स्पीड गति से, बहुत तेज से गति से बहती है ये, घूमती है ये। इससे क्या होता है? देखो उससे इन दोनों गतियों से क्या फर्क पड़ता है? परिभ्रमण गति और परिक्रमण। पृथ्वी अपना परिभ्रमण तो पूरा करती है 365 से 1/4 दिन में। 365 से 1/4 दिन में पूरा होता है परिभ्रमण। परिक्रमण तो पूरा होता है इसका 365 से 1/4 दिन में पूरा होता है। और परिभ्रमण जो होता है वो 24 घंटे में, लगभग, पूरा 24 घंटे नहीं आता वैसे, लगभग 24 घंटे में पूरा होता है परिभ्रमण। यानी कि अपने अक्ष पर घूमना 24 घंटे में पूरा कर लेती है। ठीक है, 24 घंटे कह दो या 1440 मिनट, 1440 मिनट। 24 को 60 से गुणा करेंगे यही आएगा। ठीक है। अच्छा, इससे दिन रात बनते हैं। अपने अक्ष पर घूमने से क्या बनते हैं? दिन रात बनते हैं। परिभ्रमण सूर्य के चारों ओर घूमना, चारों ओर चक्कर लगाना। इससे ऋतुएं बनती है, मौसम बनता है, मौसम नहीं ऋतुएं। इससे ऋतुएं बनती है। इससे परिक्रमण करने से क्या बनती है? ऋतुएं बनती है। और परिभ्रमण करने से क्या बनते हैं? दिन रात का निर्माण होता है। हमें एक बार परिक्रमण से कोई मतलब नहीं है, अभी अपने बात करते हैं एक बार परिभ्रमण से। परिभ्रमण मतलब अपने अक्ष पर घूम जाती है। एक अपने अक्ष पर घूमने का तात्पर्य क्या हुआ? अपने अक्ष पर घूमना। कोई भी वस्तु है अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो कितने डिग्री का कोण बना लेगी? 360 डिग्री। मतलब ये वाली लाइन अभी मैं देता हूं, ये वाली लाइन है, अब ये सूर्य के सामने यहां है, यहां पर दिन है। अब यहां मेरी उंगली वाली ध्यान रखना, यहां अब शाम होने लग गई है, धीरे धीरे अब रात होने लगी है। ये मिडनाइट का टाइम आ गया, पूरी रात के 12 बज गए। अब वापस ये वाली जगह जो है धीरे धीरे अब ये सूर्य के सामने जा रहा है। यहाँ थोड़ा थोड़ा सूर्य दिखाई देने लग गया। भोर भाई, सुबह के 6 बज गए, 7 बज गए, 8, 9, 10, 11, 12 का टाइम आ गया वापस। ये यहाँ से घूम करके वापस यहाँ तक आने में कितना चक्कर लगा लिया इसने? सॉरी, कितने डिग्री का कोण बना लिया? 360 डिग्री का। अपने अक्ष पर घूमना अर्थात 360 डिग्री का कोण, अर्थात 360 डिग्री घूमना, यही होगा। और इस परिस्थिति में क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके इधर देशांतर है बहुत सारे। इधर लास्ट कितना देशांतर है? 180। इधर लास्ट कितने देशांतर है? 100। उसी प्रकार से इधर भी देशांतर है और इधर भी लास्ट कितना देशांतर है? 180। ये 180 पूर्वी देशांतर है, ये 180 पश्चिमी देशांतर है। इस साइड पश्चिमी देशांतर है ना, और इस साइड पूर्वी देशांतर है। ये मान लिया गया है। देखो, पृथ्वी लाखों करोड़ों, हमें पता भी नहीं है कितने वर्षों से अपने अक्ष पर ऐसे घूम रही है सूर्य के सामने। बहुत सालों से पृथ्वी अब सूर्य के सामने अपने अक्ष पर ऐसे घूम रही है। हमें नहीं पता कैसे घूम रही है, कब से घूम रही है। और
ये भी नहीं कह सकते कि पृथ्वी सबसे पहले कौन सी जगह पर आती होगी, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है और ऐसे घूम रही है, लगातार घूम रही है। अब पहले कौन सी जगह पर आई, इसका क्या अनुमान लगाएंगे अपने? इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता ना। ये पहले पृथ्वी, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहले कहां पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पृथ्वी गोल है, लगातार घूम रही है, पहले कहां पड़ती है, इसका क्या मतलब हुआ? लेकिन फिर अगर हम ये नहीं अंदाजा लगाएंगे तो हम सही रूप से समय का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए भूगोलवेताओं ने क्या किया, ग्लोब पर देशांतर रेखाएं खींच दी। क्या खींच दी? और फिर ये मान लिया कि सूर्य की किरण सबसे पहले 180 डिग्री देशांतर पर आती है। सूर्य की किरण सबसे पहले 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आती है। सूर्य की किरण सबसे पहले कहां आती है? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आती है। ये माना गया है। देशांतर रेखाओं का निर्धारण कर, रेखाओं का निर्धारण कर, अगर नए विद्यार्थियों ने इस पॉइंट को समझ लिया तो मैं समझूंगा कि आज सर्दी में नहाना सफल हो गया आपका। देशांतर रेखाओं का निर्धारण कर, भूगोलवेताओं ने यह माना कि सूर्य की किरण सर्वप्रथम 180 डिग्री देशांतर, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, पूर्वी पर आती है। हालांकि ये पूर्वी नहीं कहा जा सकता इसको, पर फिर भी मैं नॉर्मल समझाने के लिए, पर आती है। अब सूर्य किस दिशा में उदय होता है? सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। ठीक है, अब इस बात को देखें। अब ये ग्लोब है, ये मानचित्र है विश्व का। ग्लोब को मैंने एक जगह से खोल दिया तो विश्व का मानचित्र ऐसे बनेगा। देखा सभी ने विश्व का मानचित्र? ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी? इधर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10, 20, 50, 60, 70, 80, 90, 100, लास्ट आती है 180 डिग्री। कौन सी आती है? इधर भी, इधर ये पूर्वी देशांतर है, और इस साइड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10, 20, 50, 60, और ये लास्ट वाली ये रेखा आती है 180 डिग्री। कौन सी आती है? 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए सूर्य इधर है। सूर्य, ये माना गया कि सूर्य की किरण सबसे पहले कौन से देशांतर पर आती है? 180 डिग्री पूर्वी पर, इसे 180 डिग्री पर आ रही है, ये माना गया। उसके बाद सूर्य की किरण देखो क्या होगा, आगे की साइड जाएगी, यहां से आगे 179 पे, 178 पे, और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे, फिर आगे 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 ऐसे लास्ट आगे तक जाएगी। इस प्रकार से मतलब ये है कि सबसे पहले सूर्य की किरण 180 डिग्री देशांतर पर आएगी। हमने ये माना सबसे पहले सूर्य की किरण कहां पर आएगी? 180 डिग्री देशांतर पर आएगी। ये वाला देशांतर जो है ना, ये वाला मैंने बना रखा है, ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, ये समुद्र के बिल्कुल बीच, रूस के इस साइड। विश्व का मानचित्र आपके पास होता तो मैं ज्यादा अच्छे से समझा पाता। ये देखो, ये लाइन दिखाई दे रही है, ये आपको टिक 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 सी नहीं दे रही, दूर है। चलो इसको छोड़ दो, सीधा सा अनुमान लगाते हैं अपने ग्लोब के ऊपर। तो ये मानने कि आप सूर्य की किरण सबसे पहले कहां आती है? 180 डिग्री देशांतर रेखा पर आती है। उसके बाद सूर्य की किरण आगे जाती है। सूर्य की किरण टोटल कितने देशांतर पार करती है? 24 घंटे में सूर्य की किरण कितने देशांतर पार करेगी? 24 घंटे अर्थात 1440 मिनट में सूर्य की किरण 360 डिग्री देशांतर पार करती है ना। 180 इधर वाले और 180 उधर वाले, माने आप इस बात को? ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री, सूर्य की किरण यहां आएगी, उसके बाद आगे जाएगी आगे जाएगी आगे यहां तक जाएगी। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 360 डिग्री देशांतर पार करने में समय कितना लगता है सूर्य की किरण को? समय बराबर कितना? 24 घंटे या 1440 मिनट, यही कहेंगे। तो आप ये अनुमान है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में
यानी कि 180 से 179 तक जाने में 1 डिग्री देशांतर पार करने में समय कितना लगेगा? 1 डिग्री देशांतर पार करने में समय कितना लगेगा? 1440/360, 0 से 0 कट गई, 36 चौका 144, 4 मिनट। कितना समय लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा, है ना। ठीक है, अब देखिए 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट का। अच्छा, अब एक बात मैंने आपको जो बात बताई पहले उस पर और चर्चा कर लेते हैं। चलो आज इस पे ध्यान दें। मुझे ये बताइए कि ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 180 डिग्री देशांतर बताया मैंने आपको, ये 180 डिग्री इधर वाला बताया मैंने आपको। ये यहाँ पर उत्तरी अमेरिका देश है। कौन सा देश है? उत्तरी अमेरिका। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, सॉरी, ये एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। यहाँ मान लीजिए ये भारत है। ये कौन सा देश है? भारत है। एक अनुमान लगा रहे हैं। मुझे ये बताओ कि भारत में सूर्य की किरण और अमेरिका में सूर्य की किरण एक साथ आ जाएगी क्या? दोनों बहुत दूर है, अमेरिका तो बहुत टाइम लगेगा उधर तक जाने में। इसका मतलब भारत में दिन है तो मेरे हिसाब से अमेरिका में उस समय रात होगी, और भारत में रात हो तो अमेरिका में उस समय दिन होगा। डिफरेंस देखते ना, इंग्लैंड में और भारत के दिन और रात का अपने अंतर देखते हैं, कितना अंतर होता है। वो किस कारण से होता है? देखो, क्योंकि पृथ्वी क्या है? गोल है। क्योंकि पृथ्वी क्या है? गोल है। अब कोई देश तो इधर है, यहाँ पे है, कोई देश इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, तो सब देशों में सूर्य की किरण अलग अलग टाइम पर जाएगी। सब देशों में सूर्य की किरण जाने में अलग अलग समय का अंतर होगा। भाई भारत में तो सूर्य की किरण कभी और टाइम में आएगी, इंग्लैंड में सूर्य किरण कभी और टाइम में जाएगी। सब देशों में क्या होगा? सूर्य की किरण पहुंचने का क्या होगा? अंतर होगा, समय में अंतर होगा। तो अब सूर्य की किरण पहुंचने में अंतर है तो वहां के समय में भी अंतर होगा। ऐसे थोड़ी है कि भारत में सुबह के 6 बज रहे तो इंग्लैंड में भी सुबह के 6 बजे टाइम दिखा रहा होगा। इसका मतलब भारत से बाहर जाने पर आपको अपनी घड़ियों का टाइम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां के देशों ने अपने अकॉर्डिंग, हर देश में जैसे ही ये अनुमान लगा लिया जाता है कि अब जैसे ही सूर्य उदय हो रहा है तो उस समय सुबह के 6 बजाओ। तो भारत में तो सूर्य उदय अलग समय के अनुसार हो रहा है, इंग्लैंड में अलग हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में यदि सुबह के 6 बज रहे हैं तो इंग्लैंड में भी सुबह के 6 बज रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इंग्लैंड वालों ने तो अपनी घड़ी इस हिसाब से सेट की हुई है कि वहां पर जैसे ही सूर्य की किरण सुबह सुबह दिखेगी, उनको लगेगा कि यहाँ सूर्य की किरण आ गई है यहाँ पे, तब उन्होंने एक विशेष स्थिति, एक विशेष समय, एक विशेष जगह के अनुसार जब वहां पर सूर्य की किरण आती है तो उस समय के अनुसार अपना समय, अपनी घड़ियों का समय जो है डिसाइड कर रखा है। तो ऐसा क्या किया गया? समय का निर्धारण करने के लिए अलग अलग देशों ने अपनी अपनी प्रधान मानक समय रेखाएं निर्धारित की हैं। देखो, समय का निर्धारण हेतु सभी देशों ने सूर्य की स्थिति के अनुसार, सूर्य की स्थिति या सूर्य की किरण जिस हिसाब से उनके वहां पहुंचती है, स्थिति के अनुसार अपनी अपनी प्रधान मानक देशांतर समय रेखा निर्धारित की है। समय रेखा निर्धारित की है। सभी देशों ने अपनी अपनी प्रधान मानक समय रेखा निर्धारित की हुई है। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय प्रधान मानक समय रेखा कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी है? जो कहां से गुजरती है? इंग्लैंड के लंदन शहर की ग्रीनिच कॉलोनी से। इंग्लैंड की राजधानी लंदन की ग्रीनिच कॉलोनी से गुजरती है। समझ में आई बात? इंग्लैंड के लंदन की ग्रीनिच कॉलोनी से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। जो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है उसी को ध्यान में रख करके सभी देशों ने अपनी अपनी प्रधान मानक समय रेखा निर्धारित कर रखी है। जागो, समय निर्धारण हो रहा है। अभी सुबह से 6 बजा रहे हैं अपने। चलो, अब बात आती है कि भारत की प्रधान मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की प्रधान मानक समय रेखा, मानक देशांतर समय रेखा भारत की कौन सी है? तो भारत की है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री
पूर्वी देशांतर रेखा। यानी कि जब भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर सूर्य उदय हो जाएगा, तब से पूरे भारत में सूर्य उदय मान लिया जाएगा। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जैसे ही सूर्य की किरण दिखाई देगी, तब से पूरे भारत में उसी के अनुसार 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के अनुसार समय का निर्धारण कर लिया गया। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इधर 68 डिग्री 7 मिनट से भारत शुरू हो रहा है पूर्वी देशांतर से, 97:25 पर खत्म हो रहा है पूर्वी देशांतर पर, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है, यूपी राज्य के अंदर नैनी, यहाँ पर इसका वो बना हुआ है, मुख्यालय बना हुआ है समय रेखा निर्धारण करने वाली जगह का, नैनी इलाहाबाद, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से गुजरती है मूल रूप से। ठीक है, ये भारत की मानक समय रेखा है जिसका नाम दिया हमने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है। ये याद करना आपने, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा है जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं उनके बारे में ध्यान दें आप। सबसे पहले अपने ऊपर से ही चलते हैं, क्रम ही देख लेते हैं साथ साथ में। देखो यहाँ ऊपर कौन सा राज्य आ जाएगा? यूपी, यूपी से गुजरती है। यूपी के बाद नीचे की साइड राज्य आ जाएगा मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, देख लेते हैं एक बार। और उसके बाद छत्तीसगढ़ से गुजरती है, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा से, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, बिल्कुल सही है। उत्तर देखो इसकी एक ट्रिक है, सीमा छत से उड़, कोई सीमा उड़ मत जाना कहीं, मध्य उत्तर, सीमांध्र, सीमांध्र यानी आंध्र प्रदेश, सीमांध्र यानी आंध्र प्रदेश, छत यानी छत्तीसगढ़, से कुछ नहीं है, उड़ से उड़ीसा, और मध्य से मध्य प्रदेश, और उत्तर से उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये 5 राज्य हो गए, सीमांध्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जिनसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। उनका उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम आप देख लेना। नैनी नामक स्थान इलाहाबाद से गुजरती है। ये भारत की प्रधान मानक समय रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इससे भारत का समय निर्धारण होता है। ये बिल्कुल भारत के लगभग बीच में से मान ली जाती है, क्योंकि यहाँ वालों को भी टेंशन नहीं होती इससे और इधर वालों को भी टेंशन नहीं होती इससे। अब एक चीज और समझेंगे, देखो भारत की प्रधान मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से पूरे देश का समय निर्धारण हो जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से पूरे देश का समय निर्धारण हो जाता है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, कई देशों ने ना अपनी अपनी बहुत सारी मानक समय रेखाएं बना रखी है, पर भारत की तो चलो एक ही है, पर बहुत सारे ऐसे देश है जिन्होंने अपनी 3-3, 4-4 समय रेखाएं बना रखी है। क्यों बना रखी है? क्योंकि वो लंबाई में ज्यादा लंबे हैं तो उनको दिक्कत बहुत होती है। क्या दिक्कत होती है? देखो ये है 68 डिग्री 7 मिनट पे, ये है 97 डिग्री 25 मिनट पे। सूर्य किस दिशा में उदय होता है? 0 डिग्री 180 डिग्री, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होगा 180 पे। अब सूर्य की किरण आगे चलेगी और ये भारत ऐसे यहाँ पे है, सूर्य की किरण आगे चलेगी, सबसे पहले भारत के इस कॉर्नर पे आएगी, पूर्व में आएगी, 97 डिग्री 25 मिनट पर सूर्य की किरण पहले आएगी। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की किरण पहले आएगी, आएगी ना। भारत का समय किससे निर्धारित किया गया? भारत का समय निर्धारित किया गया 82.5 डिग्री पूर्वी से। मतलब भारत में 6 कब बजेंगे? जब सूर्य की किरण एग्जैक्ट 82.5 डिग्री पर पहुंच जाएगी। तब यहां भी अरुणाचल प्रदेश में भी 6 बजे होंगे और गुजरात में भी 6 बजे होंगे, दोनों जगह क्या बजे होंगे? 6 बजे होंगे। लेकिन क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में तो दिन काफी चढ़ गया होगा और वहां भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा ही पड़ा है? ऐसा कैसे? किसको ये बात समझ में आ गई? ये बात सच लग रही है कि मैं बोल रहा हूं कि जब भारत में 6 बजे ना, तो अरुणाचल प्रदेश में तो दिन काफी चढ़ गया और यहां पे अभी थोड़ा अंधेरा ही पड़ा है।
18 तो गुदड़ा में पड़ा है, उठेगा नहीं जी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सूर्य किरण इधर से आ रही है ना, ये वाला हिस्सा सूर्य के सामने ज्यादा आ चुका है, ये वाला हिस्सा सूर्य के सामने ज्यादा आ चुका है, ये वाला अभी पूरा आया ही नहीं है। तो सुबह सुबह जब 7 बजे स्कूल का टाइम होता है तब इधर वाले तो दोपहर हो जाते हैं, सब काफी सूरज ऊपर आ जाता है, यहाँ वाले तो आराम से चले जाते हैं, यहाँ वाला को उठना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये तो फिर भी भारत की चौड़ाई कम है। कई देश मान लीजिए कि इस प्रकार की स्थिति है, जैसे रूस की स्थिति देखें, रूस ऐसे करके ऐसे इतना लंबा ऐसा है। अब यहाँ पे सूर्य की किरण आने और यहाँ सूर्य की किरण आने में 5 घंटा लग जाता है। अब सुबह के 7 बजे मान लीजिए स्कूल लगेगा तो यहाँ वाले तो 3 बजे उठ जाएंगे, समझे बात को। इसलिए उन देशों ने क्या कर रखा है, अलग अलग समय रेखाएं निर्धारण कर रखी है कि इन 4-5 प्रांतों के लिए ये समय रेखा काम करेगी, आप इस पे काम करो। यहां जब 6 बजेंगे तब जाना आपको, इधर वालों के लिए अलग 6 बजते हैं। पर भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत वाले अगर मान लीजिए कि यहां पड़ोस में पंजाब में गए किसी के पानी पूनी लगाने के लिए, हमने घड़ी का टाइम चेंज नहीं किया, आप ये सिर खोल के आ जा अगला को, घड़ी में टाइम भी तो चेंज करना पड़ता है। वो जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, तीसरे राज्य में जाते हैं, तो उनको बाद में अपनी घड़ी का टाइम चेंज करना हो, क्योंकि वहां के टाइम अलग है, वहां के राज्य का टाइम अलग है, हमारे यहाँ इधर वाले राज्यों का अलग है। भारत में भी एक ही टाइम है, भारत में अभी चेंजिंग नहीं की है, क्योंकि बीच में ले लिया गया कि लगभग ठीक है, थोड़ा बहुत तंग होंगे, ये ठीक है, थोड़ा आराम से जाएंगे, चले जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ दिन बड़ा होता है, यहाँ वहां दिन बड़ा होता है, दिन का साइज वही रहता है, पर यहाँ सूर्य पहले आ जाता है, यहाँ सूर्य बाद में आता है, यहां से सूर्य पहले चला जाता है, वहां से सूर्य बाद में जाता है। अब किसको समझ नहीं आई ये बात? भाई सूर्य की किरण यहां आएगी पहले तो जाएगी भी तो पहले ही। भाई ये वाला हिस्सा सूर्य के सामने आएगा पहले तो जाएगा भी तो सूर्य के सामने से पहले। आ रही है समझ में? ठीक है, जीवन सफल है तुम्हारा। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब एक चीज और देखें, अब एक छोटा सा अनुमान लगाए, अरुणाचल प्रदेश व गुजरात, अरुणाचल प्रदेश व गुजरात के समय में अंतर। पहले मुझे ये बताओ कि मैंने ये लाइन सही लिखी है क्या? मैं पूछ रहा हूं कि मेरा प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में अंतर क्या है, तो क्या प्रश्न सही है? समय में तो कोई अंतर नहीं है, समय तो वही 6 यहां बजेंगे, वही 6 वहां बजेंगे। फिर क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा अरुणाचल प्रदेश व गुजरात के सूर्योदय व सूर्यास्त, सनराइज और सनसेट, सूर्यास्त में अंतर। ये तो सही है। अंतर होगा, कितने टाइम का अंतर होगा भाई? अरुणाचल प्रदेश में तो सूर्य जल्दी दिखाई देगा और गुजरात में सूर्य लेट दिखाई देगा, होगा ना ऐसा? ऐसा किस कारण से होगा? क्योंकि देशांतरीय दूरियां हैं। सूर्य पूर्व दिशा में उदय हो रहा है तो सूर्य किरण पहले यहां आ रही है, आगे बाद में जाएंगी, आगे बाद में जाएंगी। तो अब अंतर कितना होगा? देखो, जब भी आपको 2 स्थानों के समय में अंतर निकालना हो तो आपको दोनों स्थानों का देशांतरीय अंतर पता होना चाहिए। दोनों स्थानों का देशांतर कितना है? अब देखो, अरुणाचल प्रदेश कितने देशांतर पर है? 97 डिग्री 25 मिनट पर। और गुजरात कितने देशांतर पर है? 68 डिग्री 7 मिनट पर। अच्छा, दोनों का देशांतरीय अंतर कितना हो गया? देशांतरीय अंतर कितना हो गया? कितना? 29 डिग्री 18 मिनट, लगभग 29 डिग्री मान लो या लगभग 30 डिग्री मान लो, चलो जो भी है, लगभग 30 कह देता हूं मैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, हमें कोई गणित नहीं करनी। लगभग 30 डिग्री का अंतर है, ठीक है। अब दोनों का देशांतरीय अंतर है 1 डिग्री। देशांतर को पार करने में सूर्य की किरण को लगने वाला समय 4 मिनट, क्योंकि 360 डिग्री देशांतर को पार करने में 1440 मिनट लेती है, तो 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का। अब 30 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य की किरण को लगने वाला समय 30 गुणा में 4, 4 तिया 12 बराबर 120 मिनट। यहां आप कह सकते हो कि 2 घंटे। यही बात होगी, 2 घंटे का अंतर आ गया ना, लगभग 2 घंटे का अंतर आ गया। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के सूर्योदय और सूर्यास्त में अंतर आ गया। भाई अरुणाचल प्रदेश में सूर्य जब भी दिखाई देगा, गुजरात में सूर्य 2 घंटे बाद दिखाई देगा। ठीक है, करवा चौथ वाले दिन फोन कर लेना। चांद की भी ये स्थिति बनेगी लगभग, ठीक है। चांद की ये स्थिति बनेगी? नहीं, चांद की ये स्थिति नहीं बनेगी।
सूर्य पे तो कोई होता ही नहीं, सूर्य को अर्घ देना, चलो कुछ नहीं, छोड़ो, सूर्य की कोई पूजा नहीं करता। चलो चांद होती तो है, वो तो रोज करनी चाहिए, सुबह सुबह करते हैं, वो सूर्य को अर्घ देते हैं अपने, उससे क्या होता है भैया, क्या उसका साइंटिफिक फैक्ट क्या है? यार एक बात बताऊं मैं आपको, हम जो भी पूजा पाठ या जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी हमें क्रियाएं बताई है, जो भी हम काम करते हैं ना, हर चीज का एक साइंटिफिक फैक्ट होता है, उसका कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता है, वैज्ञानिक तरीके से वो हमें लाभ पहुंचाने वाली चीजें होती है। वास्तविक रूप से मैं नहीं मानता कि कोई भूत भगवान और ये सारी चीजें होती हो। ये कोई भय नाम का आदमी था जिसने ना पूरा भय पैदा करके छोड़ दिया। भय से भंवरलाल था शायद कोई, भय से भगवान, भय से भूत, भय से भाग्य है ना, ये सारी चीजें बना करके चला गया वो, और उसने सभी को प्रभावित किया हुआ है। आदमी बच ही नहीं सकता कि भूत से, भगवान से नहीं तो भूत से डरता है, मतलब किसी ना किसी, और कोई डरता नहीं है तो भगवान तो देखने लग रहे को, ऊपर देखा भगवान ने, ऊपर वैज्ञानिक वो ऊपर ही ऊपर तक चले गए, कहीं कुछ मिला ही नहीं, सब बहुत दूर तक जाए, कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। और मैं एक बात बता देता हूं, एक मनुष्य से बड़ा भूत कोई नहीं है, और मनुष्य में औरतें भी आती है, मनुष्य, और एक मनुष्य से बड़ा भगवान कोई नहीं है, मनुष्य से बड़ा भूत कोई नहीं है, मनुष्य से बड़ा भगवान कोई नहीं है। ये सब है ना हमें डराने की, बस एक मनुष्य को थोड़ा सा डरा के रखना जरूरी होता है, ये भी जरूरी है ना। अगर वो डरेगा नहीं तो वो फिर वो उच्छृंखल पद्धति का हो जाएगा, फिर वो क्या नहीं ताबे को नहीं आए, वो बात चीज हो जाए। आदमी को ब्याह क्यों करे, बिन कंट्रोल में रहा। स्त्री तो अपनी लज्जा से कंट्रोल में रहती है, स्त्री तो अपनी शर्म से कंट्रोल में रहती है, शिव जी का अभिशाप मिला हुआ इनको, ठीक है। हाँ, वो आउट ऑफ कंट्रोल होना बहुत ही कम होते हैं, बहुत कम, आजकल तो होने लग गई है कहीं, पर बहुत कम चांस है, ठीक है। और पुरुष स्त्री की वजह से कंट्रोल में रहता है, इसलिए वो ब्याह करे बाद में कंट्रोल कर ले। चलो छोड़ो, कहने की बातें नहीं है, अनुभव की बातें, मान लो थे आगे ठा लागे वो। चलो कोई बात आई थी दिमाग में, फिर बात करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको कि ये 2 घंटे का अंतर है इन दोनों के अंदर। अब आप मेरे को इतना बता दीजिए चलो कि भारत और इंग्लैंड के समय में अंतर कितना है, चलो निकालो, कितना निकाल सकते, रट्टा मारा हुआ है। चलो एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, ध्यान देना। वैसे भी मुझे ब्लैक पसंद है, ध्यान दे। ये क्या है, ये विश्व का मानचित्र है। क्या है ये, आपकी कल्पना है। मैंने पहले दिन कहा था कि भूगोल कल्पना ही मांगता है, कल्पना ही अच्छी होनी चाहिए। अब मैं बना रहा हूं, इसका मतलब बस ये क्या है, ये ग्लोब है, पृथ्वी है, ये विश्व का मानचित्र है, बस इतने से पता हो जाना चाहिए। चलो अब ध्यान दे, चाहे ये अंतरराष्ट्रीय समय रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां से गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा मतलब इससे पूरे विश्व का समय निर्धारण होता है। इसी को मानक मान करके सभी ने 15 डिग्री या 7 डिग्री के अंतर पर अपनी देशांतर रेखाएं बना ली है। इसी को मानक मान करके 15 डिग्री या 7 डिग्री पर अपनी देशांतर रेखा में अंग्रेजों ने खुद को बीच में लिया, पृथ्वी के मध्य में लेकर के ग्लोब की रचना कर दी। ग्लोब किसके देन है, विश्व की सबसे ज्यादा यात्रा अंग्रेजों ने की। इंग्लैंड के लोगों ने, पुर्तगालियों ने, यूरोपियन जो थे ना, उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया था। यूरोपियन ने पूरे विश्व का भ्रमण किया। खतरा मोल लेते थे भैया वो, ठीक है। वो आता है ना, एक वो सांप ही खा जाता है, कीड़े मकोड़े खा जाता है, वो डेविल्स मला है ना। हाँ, तो वो भैया वैसा काम करते हैं। अब भारतीयों को तो सच बताऊं, भारतीय बहुत ही एक संयमित प्राणी है, बहुत ही मतलब कंट्रोल में रहने वाला आदमी है। रिस्क तो लेना ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, और जान का रिस्क मरे भी कौन ले। मतलब खतरा तो किसी भी हालत में हो रहा है कि आगे पर्वत है और ये साहसिक कार्य करना है, बलंदे किसा साहसिक है भाई जी। अरे काम करे, रोटी 2 टाइम अनाज उगा लिया, तो बहुत है, पानी लगा के टाइम पास करा, तो घणो ही संतुष्ट है भारतीय, बहुत ही ज्यादा संतुष्ट है। और हमारे धर्मों में हमें सिखाया भी ये गया कि संतोष सबसे बड़ा सुख है। अपने आप ही है, ठीक है, साइकिल है, साइकिल पे आते रहो, सुख भोगते रहो। फिर कभी सोचना मैं तो बाइक लेके आएंगे, कभी सोचना कि कार लेके आएंगे, वो कल कौन सी गाड़ी देगी थी, बुगाटी बुगुटी, हमारे दिमाग में नहीं आती जल्दी से। बहुत कम लोग सोच पाते हैं, बहुत कम सोचना। जब एक बात और है कि आप क्या प्राप्त करोगे, वही जो सोचोगे। हम सोचते ही नहीं है, दिमाग ही काम नहीं करता, लेवल ही नहीं है था।
वहीं पढ़े हैं, बस उतना ही सोच पाते, ज्यादा सोच ही नहीं पाते, है ना। और सही बता रहा हूँ, कईयों में इतनी क्वालिटी है, आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं, मतलब उनकी पर्सनैलिटी, उनका लेवल देख करके मुझे ये लगता है कि उन्हें आरएस की तैयारी करनी चाहिए और वो कर सकते हैं, पर नहीं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल तैयारी करनी है। मैं राजस्थान पुलिस खड़ेरी बैठे चौराहे के ऊपर ठुलिया लेके। चलो, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इधर पूर्वी देशांतर है, इधर पश्चिमी देशांतर है, और ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो भारत का मानक समय रेखा निर्धारण करती है। और इसके इधर है ये 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो पाकिस्तान का समय निर्धारण करती है। इसके आगे है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो बांग्लादेश का समय निर्धारण करती है। समझ आई बात? बांग्लादेश की प्रधान मानक समय रेखा 90 डिग्री, पाकिस्तान की प्रधान मानक समय रेखा 75 डिग्री। अब देखो, ये भारत है और भारत में सुबह के 6 बजे, भारत में सुबह के 6 बजे। ये बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान है। अब आपको बताना है बांग्लादेश में क्या टाइम है और पाकिस्तान में क्या टाइम है। ध्यान दे, सूर्य की किरण इधर से आएगी, फिर भारत आएगी, फिर पाकिस्तान जाएगी। भारत में सुबह के कितने बजे हैं? 6 बज गए। अब देखो, पाकिस्तान कितने देशांतर पर है? 75 पर। बांग्लादेश कितने पर है? 90 पर। और भारत कितने पर है? 82.5 पर। इन दोनों का देशांतरीय अंतर कितना आ जाएगा? 7.5 देशांतरों का। 7.5 देशांतरों का अंतर है 82.5 और 75 में। इन दोनों का देशांतरीय अंतर कितना है? 7.5 देशांतरों का। एक देशांतर को पार करने में समय लगता है 4 मिनट का, 7.5 देशांतरों को पार करने में लगेगा 7.5 गुणा में 4, पॉइंट बता दिया, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 मिनट। कितना आ जाएगा? वो सेम ही, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय, 7.5 देशांतरों को पार करने में समय लगेगा बराबर 7.5 गुणा में 4 बराबर 30 मिनट। मतलब भारत और पाकिस्तान के समय में 30 मिनट का अंतर होगा, भारत और बांग्लादेश के समय में भी 30 मिनट का अंतर होगा, पर एक का समय आधा 30 मिनट आगे होगा और एक का समय 30 मिनट पीछे होगा। सूर्य की किरण पहले कहां आएगी? बांग्लादेश में। तो भारत से पहले सूर्य की किरण कहां आ गई? बांग्लादेश में आ गई। तो बांग्लादेश का समय भारत से आधा घंटा आगे होगा, भारत से आगे आधा घंटा, क्योंकि सूर्य की किरण पहले जाएगी, वहां समय आगे होगा। सूर्य की किरण पहले कहां आ रही है? बांग्लादेश में आ रही है, तो आधा घंटा आगे। भारत में सुबह के 6 बजे है, तो बांग्लादेश में सुबह के 6:30 होंगे, 6:30 बज गए होंगे, तब बाद में बजे, भारत में तो 6, बांग्लादेश में 6:30 बज गए तब तक, ठीक है। और पाकिस्तान में सुबह के 5:30 बजे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में लेट जाएगी सूर्य की किरण, 5:30 और 6:30। हाँ बोलो। तो भारत की समय रेखा 82.5 है जी। भारत की जो समय रेखा है वो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान, उत्तर प्रदेश से निर्धारित की गई है। तो यहां यूपी का रोल है, अरुणाचल प्रदेश का तो रोल ही नहीं है। भारत का समय अरुणाचल प्रदेश से थोड़ी डिसाइड हो रहा है, भारत का समय तो यूपी से डिसाइड हो रहा है। और बांग्लादेश का समय पहले आ रहा है, बांग्लादेश की समय रेखा पहले आ गई। देखो, ये बांग्लादेश। अब भारत का जो मानक समय निर्धारण करने वाली रेखा है वो है ये वाली। भारत का टाइम, भारत चाहे शुरू यहां से हो रहा हो, लेकिन भारत में समय कब काउंट होगा? जब यहां पे सूर्य की किरण आएगी 82.5 पे। भारत में समय जब काउंट होगा जब 82.5 पे सूर्य की किरण आएगी। और बांग्लादेश का 82.5 के बाद यहां पर एक 90 डिग्री देशांतर रेखा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। बांग्लादेश का समय यहीं पे, जब यहां सूर्य किरण आ जाएगी तब शुरू हो जाएगा, भारत का इसके बाद शुरू होगा। और पाकिस्तान का है 75 डिग्री। 75 डिग्री भी तो भारत के बीच में से गुजर रही है, देखो, क्योंकि 68 पे शुरू हो जाता है भारत तो 68 से शुरू हो गया, 75 डिग्री यहां है तो इस साइड से गुजरेगी, ठीक है। जम्मू कश्मीर के नजदीक से भी गुजरती है ये, राजस्थान से गुजरती है ये 75 डिग्री। पर ये है पाकिस्तान की मानक समय रेखा। पाकिस्तान का टाइम 75 डिग्री पर सूर्य की किरण आने पर शुरू होगा, भारत का टाइम 82.5 पर सूर्य की किरण आने पर होगा।
और बांग्लादेश का 90 डिग्री पर आना होगा। सूर्य की किरण कहां से आएगी? पूर्व से। अब सूर्य की किरण आ तो अरुणाचल प्रदेश में जाएगी पहले, पर अरुणाचल प्रदेश का टाइम यहां पर आने से सूर्य यहां से शुरू नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश का टाइम डिसाइड करेगी ये वाली रेखा। जब सूर्य की किरण यहां आएगी ना, तब अरुणाचल प्रदेश का टाइम डिसाइड होता है। सूर्य की किरण आ तो पहले जाती है, तो इसके अकॉर्डिंग बात करें तो पहले सूर्य की किरण कहां जाएगी? बांग्लादेश, फिर कहां जाएगी? भारत, और फिर कहां जाएगी? पाकिस्तान। तो बांग्लादेश में यदि सुबह के 6 बजे हैं तो भारत में उस समय 5:30 होंगे और पाकिस्तान में उस समय 5 होंगे। आधा आधा घंटा पीछे चलेगा समय। इससे आधा घंटा पीछे इसका, इससे आधा घंटा पीछे इसका, इससे आधा घंटा आगे इसका, इससे आधा घंटा इसके आगे, क्योंकि 7.5 देशांतरों का अंतर है। एक देशांतर को 4 मिनट का समय लगता है। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। ये बात हुई हमारी भारत की प्रधान मानक समय रेखा के ऊपर, भारत की प्रधान मानक समय रेखा के ऊपर। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न है, भारत और इंग्लैंड के समय में अंतर। भारत है, ये रट्टा ही मार लो चाहे आप, इंग्लैंड के समय में अंतर। सीधा प्रश्न आ जाए कि भारत में सुबह के 6 बजे हैं, भारत में सुबह के 6 बजे हैं, तो आपको बताना है इंग्लैंड में टाइम क्या है। तो आपको पहला काम ये है, ऐसे एक चित्र बना लो, ये काम करना आपने। इंग्लैंड 0 डिग्री पे है, ये इंग्लैंड है। भारत 82.5 पे है, 82.5 पे ये भारत है, इंडिया है। भारत में क्या टाइम हो गया? सुबह के 6 बजे बताना है। इंग्लैंड का टाइम बताना है आपने। तो पहला काम क्या होता है? देशांतरीय अंतर, देशांतरीय अंतर। और देशांतरीय अंतर कब निकलेगा? जब क्या होगा, दोनों का देशांतर हमें पता होगा। इंग्लैंड 0 पे है और भारत 82.5 पे, तो देशांतरीय अंतर कितना आ जाएगा? 82.5 - 0 बराबर कितना आ जाएगा? 82.5। मतलब 82.5 देशांतरों का अंतर हो गया, 82.5 देशांतरों का अंतर हो गया, 82.5 या 82 से 1/2 एक ही बात है, 1/2 या 0.5। तो एक देशांतर को पार करने में समय बराबर 4 मिनट, 82.5 देशांतरों को पार करने में बराबर समय कितना आ जाएगा? 82.5 गुणा में 4 बराबर कितना आ जाएगा? 330 मिनट। 330 मिनट घंटों में निकालेंगे तो 330 को 60 से भाग देंगे, 60 से भाग दिया, 0 से 0 कट गई, 6 5 30 पॉइंट लग गया, 0 आ गया, 6 5 30 0.5, 5.5 घंटे, यानी कि 5.5 घंटे, 5.5 घंटे। 0.5 घंटे का मतलब कितना हो गया? आधा घंटा और 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर आ गया, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर आ जाएगा भारत और इंग्लैंड के समय में, भारत और इंग्लैंड के समय में। अब ध्यान देना, भारत में सूर्य की किरण पहले आती है, इंग्लैंड में सूर्य की किरण बाद में जाती है, तो इसका मतलब समय इंग्लैंड का पीछे होगा हमसे, इंग्लैंड का समय हमसे। भाई भारत में तो सूर्य किरण आ चुकी है, अब आगे 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 जाएगी इंग्लैंड में, तो टाइम लगेगा, यानी कि इंग्लैंड में तो अभी रात ही पड़ी है, भारत में सुबह के 6 हो गए, इंग्लैंड का समय 5.5 घंटे पीछे है, तो इसका मतलब इंग्लैंड में टाइम होगा 12:30, 12:30 बजे होंगे उठे, 12:30। ठीक है, होगी कहानी क्लियर? डाउट है किसी को? ईमानदारी से, कोई डाउट नहीं है? चलो चलो अगला पॉइंट देखते हैं फिर। आगे क्या था? पड़ोसी देश, पड़ोसी देश और भारत की बाह्य सीमा दोनों एक साथ कर लेते हैं फटाफट। कितने विद्यार्थी हैं जिनको भारत के साथ लगने वाले देशों की सीमा याद है? 1 2 बोलता जा फिर। खैर ध्यान दे भाई, भारत के पड़ोसी देश, उनसे लगने वाली सीमा, ये इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। मैं बता रहा हूं आपको पड़ोसी देश। अरे भाई बातें नहीं, चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस बोर्ड पे लिखते हैं। साफ नहीं आ रहा उधर? वीडियो बढ़िया नहीं आ रही? वीडियो खतर फोटो खतर तो लोग की कर सके, बा बढ़िया आनी चाहिए। अभी कल परसों एक वीडियो वायरल हो रहा है, अगर आपको पता हो तो, एक 22 वर्ष का युवा था, और कौन सी, पहले तो टिकटॉक वीडियो ज़्यादा चलती थी, वो अब तो पता नहीं, कोई इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहा होगा कहीं पे, है ना, और ट्रेन के साथ साथ चल रहा था, पीछे से ट्रेन आ रही थी, लेगी साथ में, वीडियो और बना उसका स्पेशल,
साथ में लेगी, ठीक है। चलो, पड़ोसी देश, ध्यान दें, भारत के साथ 7 स्थलीय पड़ोसी देशों की सीमा बनती है। कितने पड़ोसी देशों की? अब उनमें सबसे ज्यादा सीमा किससे बनती है, सबसे कम किससे बनती है, इस पर क्वेश्चन बन जाता है। एक ट्रिक बता देता हूं मैं सीधी सी, 3-4 चीजों की ट्रिक है, बाकी कोई ट्रिक नहीं बताइए, मैंने ध्यान देना। एक ट्रिक है, बचपन में एमबीए किया ना, बहुत चलती है ये, बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया। वैसे बांग्लादेश, सबसे ज्यादा सीमा भारत की किससे लगती है? बांग्लादेश से। च से, पै से, न से, मैं से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। अच्छा, कितनी कितनी लगती है? सबसे ज्यादा लगती है बांग्लादेश से। कितनी? 4096 किलोमीटर, 4096.6 किलोमीटर। चीन से लगती है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान से लगती है 3323 किलोमीटर। नेपाल से लगती है 1751 किलोमीटर। म्यांमार से लगती है 1648 है, 43 है, 1643 किलोमीटर। भूटान से लगती है 699। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर लगती है। तो सबसे ज्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश से, दूसरे नंबर पर चीन से, तीसरे पर पाकिस्तान से, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार, पांचवा, छठा भूटान, सातवां अफगानिस्तान। ये 7 पड़ोसी देश है। 7 पड़ोसी देशों की सीमा किसकी सबसे ज्यादा, किसकी सबसे कम, और कितनी कितनी लगती है, ये रट्टा मारा हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए। और क्रम आपको अपने आप याद हो जाएगा। सबसे ज्यादा बांग्लादेश, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, थोड़ा सा विश्व भारत के मानचित्र पे भी देख लेते हैं इसको। ये वाला कैसा बन रहा है? ये वाला चल ठीक है, ध्यान दे। उसका ही बना लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश इधर है पाकिस्तान, राजधानी है इस्लामाबाद। इधर है अफगानिस्तान, राजधानी है। और एक कहावत आती है, आपने सुनी होगी, एक मुहावरा या लोकोक्ति है, काबुल में क्या गधे नहीं होते। इसका क्या मतलब होता है? काबुल में क्या गधे नहीं होते? क्या तात्पर्य इस लाइन का, इस पंक्ति का? अले कोई बता सकता है कि काबुल में गधे नहीं होते? काबुल में क्या गधे नहीं होते, इसका मतलब क्या हुआ? सही बात है, मूर्ख लोग हर जगह पाए जाते हैं। मूर्ख लोग हर जगह पाए जाते हैं। मतलब क्या हो गया? काबुल हुआ तो, काबुल घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, एरिया है। और क्या हो गया? काबुल हुआ तो वहां भी गधे होते हैं। इसका मतलब यह है कि मूर्ख लोग हर जगह पाए जाते हैं, कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। अब तुम अपने आप पे संदेह मत करो। अफगानिस्तान, काबुल राजधानी, फिर इधर देश हो गया एक चीन, और बीच में देश आ गया एक यहां पे नेपाल, राजधानी काठमांडू। काठमांडू। ये बड़े नखरे करता है भैया, इसको मैं कहता हूं ये बड़े नखरे करती है। इसके बहुत भाव बड़े रहते हैं। अब इन दिनों में तो और भी ज्यादा बढ़े हुए हैं, है ना। चलो, इधर है चीन, या बेचारी शुद्ध सी है। भूटान, ठीक है। फिर वापस चीन आ जाता है,
फिर ये इधर एक देश है म्यांमार, होगी नहीं गड़बड़, इधर देश आ जाता है म्यांमार। अच्छा, चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग, भूटान की राजधानी थिम्पू, थिम्पू, म्यांमार की राजधानी नायपई ताव, नायपई ताव, ठीक है, नायपई ताव। फिर इधर आ गया बांग्लादेश, राजधानी ढाका, ठीक है। और इधर समुद्री पड़ोसी देश है नीचे की साइड है जिसका नाम है, जिसकी राजधानी है जयवर्धने कोट्टे, जयवर्धने कोट्टे, ठीक है। अब ध्यान दें, एक चीज समझे आप, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो बाउंड्री बनी हुई है इसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं इसको? रेड क्लिफ रेखा। भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये जो बाउंड्री है, हालांकि ये अभी है ही नहीं, हमारी तरफ तो है ही नहीं, इसे कहते हैं डूरंड रेखा। क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। और ये डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान और फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये सारी डूरंड रेखा है, डूरंड रेखा है। पहले ये अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारा एरिया, इधर श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, ये वाला सारा एरिया भारत का ही था। ये टाइम टाइम पर भारत से अलग होता रहा है। तो ये डूरंड रेखा है अफगानिस्तान और भारत के बीच में, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी डूरंड रेखा। पाकिस्तान और भारत के बीच में ये है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। चीन और भारत के बीच में जो भी बाउंड्री है उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। हाँ, एक जगह है जहां पर नाम है, अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में जो रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। देखो, चीन और भारत के बीच में जो बाउंड्री है उसका नाम क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्राकृतिक रेखा है। इधर हिमालय आ जाता है, हिमालय की श्रेणी आ जाती है, उधर चीन रह जाता है। नेपाल और भारत के बीच में भी जो सीमा रेखा है उसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि हिमालय बांट रहा है दोनों को अलग अलग। तो प्राकृतिक रेखाएं बनी है, कृत्रिम रूप से नहीं बनाई गई है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच में ये जो बाउंड्री बनी हुई है इसका नाम भी है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। क्योंकि बांग्लादेश आज बांग्लादेश है, पहले बांग्लादेश नहीं था। ये पहले क्या नाम था? पाकिस्तान। जब 1947 में पाकिस्तान बना था तो ये भी पाकिस्तान और ये भी पाकिस्तान, दो पाकिस्तान थे। बाद में 1971-72 में ये अलग हुआ है, बांग्लादेश बना अलग देश, उससे अलग होकर के, ठीक है। पहले ये दोनों पाकिस्तान थे। चलो, ये बात हुई, देश हुए, उनकी राजधानी हुई और उनसे लगने वाली सीमाओं के नाम हुए। पाकिस्तान और भारत के बीच में रेड क्लिफ रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा, चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो रेखा बनती है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। अच्छा, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में एक रेखा बनती है जिसको शून्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य रेखा। नोट कर लेना चाहिए कि चीन और बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में शून्य रेखा है। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में क्या है? शून्य रेखा है। म्यांमार और भारत के बीच में अराकान योमा पर्वत श्रृंखला, तो उसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। इधर नेपाल के साथ कोई नाम नहीं है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के साथ रेड क्लिफ रेखा बनती है, क्योंकि पहले ये दोनों एक ही देश थे, ठीक है। और रेड क्लिफ रेखा के लिए ही बीएसएफ का गठन किया गया था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सिर्फ रेड क्लिफ रेखा पर लगती है। यहाँ तो बांग्लादेश की बाउंड्री पे लगेगी, यहाँ पाकिस्तान के साथ बाउंड्री पे लगेगी। चीन की बाउंड्री पे बीएसएफ नहीं जाती कभी। चीन के साथ जो बाउंड्री लग रही है उसके ऊपर बीएसएफ नहीं जाती, ध्यान रख लेना ये, ठीक है। चलो, ये बात हुई भारत के पड़ोसी देशों के संबंध में और भारत की। अब देखते हैं भारत की बाह्य सीमा। हो गया यहाँ तक? क्या टाइम हो गया? 45 हो गया। चलो बता ही देता हूँ। बाह्य सीमा, ध्यान देना भाई, जो नए विद्यार्थी है वो वीडियो देख करके नोट कर लेना इसको। यहां किसी का रजिस्टर ले लेना आप, तो चाहे समझ आ जाएगी कहानी सारी आपको। और नोट जरूर कर लेना, है ना, वरना आगे की जो मैटर है, आगे के जो क्लासें हैं वो ढंग से समझ में नहीं आएंगी आपको, और आपका नोट्स भी पूरा नहीं होगा। कम से कम मतलब तैयारी कर रहे हो, लगे हुए हो, लिख रहे हो रोजाना, तो फिर शुरू से मैटर लिख लो ना सारा। और अब डिजिटलाइजेशन हो चुका है तो उसका उपयोग भी कर लेना चाहिए हमें।
ध्यान देना, भारत की बाह्य सीमा का तात्पर्य क्या हुआ? पहले तो देखो भाई भारत है कहाँ कहाँ पे। इधर अंडमान निकोबार में भी तो भारत है, इधर लक्षद्वीप समूह में भी तो भारत है, इधर सरक्रीक वगैरह ये छोटे छोटे द्वीप बने वो भी तो भारत है। भारत की बाह्य सीमा देखो, बाह्य सीमा का तात्पर्य क्या होगा कि एक देखना, ये कोई बिंदु है यहाँ पे ए, ये ए बिंदु है, कहीं से भी ले लो, इस बिंदु से चले आप, इस बिंदु से आप ऊपर की साइड यूं जाते गए, यूं सारी बाउंड्री घूम के ये म्यांमार, ये त्रिपुरा, सॉरी मिजोरम त्रिपुरा, ये कोई बिंदु है यहां पे, बी बिंदु, यहां तक घूमे आए आप। एक तो इधर से घूम के आए, एक फिर आपने कहा कि नहीं नहीं ये गलत घूम लिए, इधर से भी घूमते हैं अपने, इस बिंदु से वापस इस साइड गए, यूं बाउंड्री पे भारत के सारे तटों पे घूमते हुए आप इधर बी बिंदु तक वापस आ गए। एक तो वो वाली घुमाई, एक इधर वाली घुमाई, दो घुमाई होगी। इधर वाली घुमाई में आपने ये भी देखना है, ये वाली घुमाई, इनके चारों ओर घूमे बाउंड्री पे सारे। अब जो पीले रंग वाली घुमाई है उस पर चर्चा करते हैं। ये क्या है? भारत की स्थलीय सीमा है, भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा, और इसकी कुल लंबाई है, भारत की स्थलीय सीमा यहां से लेकर के यहां तक कितनी है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर कितनी होगी? कौन कौन से राज्य है 15,200 किलोमीटर में? आपने 15,200 किलोमीटर में कौन कौन से राज्य घूमे, आप कौन कौन से राज्यों में गए हैं उस पर चर्चा करें। गुजरात गए, राजस्थान गए, पंजाब गए, जम्मू कश्मीर गए, लद्दाख गए, उत्तराखंड गए, हिमाचल प्रदेश गए, हिमाचल प्रदेश गए, उत्तराखंड गए, यूपी गए, बिहार गए, वेस्ट बंगाल गए, सिक्किम गए, अरुणाचल प्रदेश गए, नागालैंड गए, मणिपुर गए, मिजोरम गए, त्रिपुरा गए, असम गए, मेघालय गए, वापस वेस्ट बंगाल आए। वेस्ट बंगाल वापस आए ना, वेस्ट बंगाल वापस आए और यहां पर आकर के रुक गए। ये स्थल है, चारों ओर से इधर भूमि है, इधर चारों ओर क्या है? भूमि है, स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,000। कितने राज्य स्थित है स्थलीय सीमा पर? कुल बाह्य सीमा पर राज्य कितने? कुल राज्य 28 है। 28 में से 23 बाह्य सीमा पर है और 5 आंतरिक है, और 23 में से 17 या 16 अब 16 राज्य, 16 राज्य कितने? 16 राज्य है 16, और केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 2 यूनियन टेरिटरीज, 2 जम्मू कश्मीर, और ये राज्यों में नहीं आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको नहीं गिनेंगे, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 राज्य आ गए। स्थलीय सीमा पर कितने राज्य आ गए भारत के? 16। स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200। ये तो होगी बात स्थलीय सीमा की। 16 राज्य आगे बाद में इसकी और व्याख्या करेंगे भी। अब बात करते हैं ये वाली सीमा, जलीय सीमा। जलीय या तटीय सीमा। तटीय सीमा कितनी है भारत की? 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर है, ठीक है। और राज्य कितने हैं तटीय सीमा पर? राज्य कितने हैं? 9 राज्य है। कौन कौन से राज्य हैं? 9 देखते हैं तटीय सीमा पर राज्य। गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, इधर पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। अब ध्यान देना कि ये इसको लेता हूं, गुजरात और पश्चिम बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय सीमा भी बना रहे हैं, जलीय सीमा भी बना रहे हैं। स्थलीय सीमा भी बना रहे हैं और जलीय सीमा भी बना रहे हैं, है ना। तो 16 राज्य 23 में से किधर हो गए? स्थलीय सीमा वाले, और 9 राज्य हो गए, तो 16 और 9 तो 25 हो गए। तो 2 राज्य 2 बार गिन लिए गए ना, गुजरात इधर भी गिना, इधर भी गिना,
पश्चिम बंगाल इधर भी गिना और इधर भी गिना, तो कोई दिक्कत नहीं है 25 होने में। तो राज्य हो गए 9। कौन कौन से राज्य हो गए? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये हो गए कौन सी सीमा बनाने वाले राज्य? जलीय सीमा बनाने वाले। इधर जल है ना, इधर जल है, ये पता ही है आपको, ठीक है। तो स्थलीय सीमा 15,200 और जलीय सीमा 6100। मुख्य भूमि की कुल सीमा, मुख्य भूमि की कुल सीमा कितनी होगी? कुल सीमा 15,200 प्लस 6100 कितना आ जाएगा? अरे 7,000 कहाँ आएगा? 6100 और 15 22-23,000 के नजदीक आएगा। क्या आएगा? जोड़ो, 15 और 6 21,300 किलोमीटर है। यानी कि अगर आप इस ए बिंदु से चलो और पूरा चक्कर लगा करके वापस इस बिंदु पर आ जाओ तो कितने किलोमीटर की दूरी तय करोगे? 21,300, पूरे चारों तरफ भारत की घूम के आओ। तो अब बात आती है द्वीपों सहित जलीय सीमा। एक बात आती है द्वीपों सहित तटीय सीमा या जलीय सीमा। द्वीपों सहित मतलब केवल यही थोड़ी है तट बनाने वाले, समुद्र के किनारे पर तटीय सीमा बनाने वाले। ये भी तो तटीय सीमा बना रहे हैं, इधर वाले ये भी तो तटीय सीमा बना रहे हैं, यानी द्वीप भी। तो द्वीपों सहित तटीय सीमा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। 7516.6 किलोमीटर द्वीपों सहित। ध्यान देना, अकेली 9 राज्यों की तटीय सीमा तो 6100 है, 9 राज्यों की तटीय सीमा तो 6100 है, लेकिन अगर द्वीपों को साथ मिला लें तो 7516.6 किलोमीटर आ जाएगी। समझ आ गई बात? द्वीपों सहित तटीय सीमा। तो केवल द्वीपों की तटीय सीमा, केवल द्वीपों की तटीय सीमा अगर ये निकालना है तो 7516.6 माइनस 6100, इतनी तो गणित तय कर लेना। और संपूर्ण भारत की बाह्य सीमा अगर निकालनी हो तो 15,200 प्लस 7516.6 कर देना, ये हो जाए। क्यों? मैंने क्या कहा? केवल द्वीपों की तटीय सीमा। अपने को तो द्वीपों सहित तटीय सीमा, द्वीपों सहित तटीय सीमा पता है कि 6100 ये और 6100 ये और द्वीपों वाली जो है, जो भी है 1400 कुछ निकलेगी, जो भी द्वीपों वाली है वो मिलाकर के 7516 हुई है। क्या लिखा है? द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा, भारत की बाह्य सीमा नहीं लिखा। मतलब 6100 के 6100 और जब ये साथ मिला लेते हो तो 7516 निकलता है। तो 7516 में से जब 6100 घटाओगे तो अकेले द्वीपों की आ जाएगी, इन द्वीपों की आ जाएगी। अब मैं क्या कह रहा हूं? संपूर्ण भारत की बाह्य सीमा, संपूर्ण भारत की बाह्य, स्थलीय नहीं, संपूर्ण भारत की बाह्य सीमा को जब कहेंगे तो 15,200 तो ये तो क्लियर है ही है। उसके अलावा 6100 ये नहीं जोड़ना, आप केवल सीधा 7516 जोड़ दो, क्योंकि ये और ये दोनों उसमें 7516 में दोनों इंक्लूड है, तो आ जाएगी संपूर्ण भारत की बाह्य सीमा। ठीक है, कल फिर मुलाकात होगी।